यही असली इंडिया। सवालों के बाढ़, जवाबों की ढाल, चेहरे के पीछे का पूरा पूरा हाल, करेंगे हर उस चेहरे को बेनकाब और बताएंगे सारा हाल जब वो होंगे मेरे रूबरू। GNN न्यूज़, सिर्फ खबर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे सरकार की सेहत की और जिस तरीके से जो सहयोगी हैं लगातार उन्होंने सरकार के नाक में दम कर रखा है, तो अब सरकार के तेवर कहीं न कहीं नरम पड़ रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टी, अगर हम बीजेपी की बात करें तो उसके पास बहुत मुद्दे ऐसे मिल गए हैं, लेकिन अगर हम मजबूत विपक्ष की बात करें तो आज बीजेपी उस रूप में भी नजर नहीं आई। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान भी हैं। साथ में हमारे संवाददाता कुमार संभव भी जुड़े हुए हैं। संभव, लगातार सरकार की खिंचाई होती रही और सरकार ने अपने नरम तेवर रखते हुए सभी मामलों के जवाब दिए। उनका साफ तौर पे कहना था कि गठबंधन की राजनीति की अपनी कुछ मुश्किलें हैं, अपनी कुछ चुनौतियां और अपनी कुछ मजबूरियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो भी अपनी मजबूती नहीं दिखा पाई आज लोकसभा में। तरीके से निमिषा आज की ही बात नहीं है, अगर पिछले आंदोलनों को भी लिया जाए, जिस तरीके से अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को हाईजेक किया था, बीजेपी ने काफी कोशिश की उसे पिकअप करने की, लेकिन वो नेचुरली पिक नहीं हो पाया, एक मुद्दा नहीं बन पाया। ना यूपी के इलेक्शन में वो देखने को मिला मुद्दा, न कहीं देखने को मिला। दूसरी तरफ जब आज घटक दलों की तरफ से बजट पेश करने के बाद घटक दल के ही विरोध को सहन कर रही है कांग्रेस, वहीं बीजेपी कहीं ऐसी दिखाई देती है जो तृणमूल के पीछे खड़ी दिखाई दे रही है, न कि बीजेपी से कोई मुद्दा बना पा रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है पिछले 2-3 सालों के अंदर में एक बेहद कमजोर विपक्ष के रूप में उभरा है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं इस सरकार को तो उठाना पड़ रहा है और देश की जनता को उठाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो एक मजबूत विपक्ष वाले तेवर होने चाहिए बीजेपी का, वो अभी तक नजर नहीं आया है। इस मुद्दे पर हम आगे भी बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार एसके दत्ता जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दत्ता जी, स्वागत है आपका जीएनएन न्यूज में। क्या कहेंगे, आज जो कुछ हुआ लोकसभा में, सरकार के तेवर तो नरम थे ही, लेकिन वहीं अगर हम विपक्षी पार्टी की बात करें तो वो भी बड़ा मजबूत नजर नहीं आया। तो क्या माना जाए, कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए हालात अभी अच्छे नहीं है? सही बात है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है और मैं समझता हूँ कि सरकार की जो तेवर है वो तो शुरू से ही नरम रहा है जी। गठबंधन की राजनीति के चलते अजीब तरह के सिचुएशन में सरकार आ गई है, जहाँ पे अपने गठबंधन के लोग ही सरकार के हर कदम को और हर फैसले को विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में सरकार सत्ता पक्ष करे भी तो क्या करे जी। तो उसको नरम रुख अपनाने के सिवा या फिर चुप रहने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन तो आता नहीं है उसके सामने जी। तो यानी कि जी हाँ जी बोलिए। जी, मैं बस ये आपसे समझने की कोशिश कर रही थी कि अगर हम किसी भी राज्य की बात करें, एक तरफ कहीं ना कहीं अगर हम उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि जिस तरीके से जो आंकड़े आए, जो रिजल्ट आया वो कांग्रेस के अगेंस्ट गया। अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां भी कांग्रेस को अच्छा नतीजा नहीं मिला। उत्तराखंड में अपने अंतरकलह से जूझ रही है। पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं तृणमूल उसकी डोर खींच रही है कि आप ऐसा करें नहीं तो हम ऐसा कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, हालांकि पहले से उन्हें जो उम्मीद थी उससे थोड़ा कम वो पीछे रह गए। तो क्या माना जाए कि ये दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं राष्ट्रीय स्तर की, कांग्रेस बीजेपी, वो अब बिना बैसाखी के यानी कि बिना क्षेत्रीय पार्टियों के सहारा लिए हुए एक अपनी मजबूती नहीं दिखा पाएंगे? सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये। और ये कोलिशन पॉलिटिक्स है और भारत में अब कोलिशन का जमाना है, तो वैसे सिचुएशन में और इस तरह के समीकरण में राष्ट्रीय पार्टी को अपना वर्चस्व बरकरार रखना ही बहुत बड़ी बात है। उसको एक्सपेंड तो मैं नहीं समझ पाता हूँ कि किस दिशा में या फिर किस तरह से करेंगे। हालांकि दोनों पार्टी बहुत जी जान से प्रयास कर रही है और सफलता की जहां बात आती है, शायद इस बार के 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का अगर मैं सफलता की बात करूं तो 18-19 का सफलता मिला है। दोनों पार्टी में थोड़ा सा ज्यादा सफल बीजेपी रही है और थोड़ा सा कम कांग्रेस। पर हाँ, ये जरूर है कि भाजपा को जिस हिसाब से एक मजबूत विपक्ष के हिसाब से जिस हिसाब से काम करना चाहिए संसद के अंदर या फिर संसद के बाहर, वो बीजेपी कर नहीं पा रही है। और ये केवल अभी के सिचुएशन को लेके नहीं है, पिछले 2.5-3 साल से देख रहा हूँ, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, रामदेव वाला मुद्दा हो, अन्ना हजारे वाला मुद्दा हो,
किसी भी मुद्दे पे बीजेपी उस हिसाब से भुना नहीं पाई है जिस हिसाब से जी। आज की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एनसीटीसी का जो मुद्दा उठा है, जितने भी गैर कांग्रेस शासित राज्य हैं उसका विरोध हो रहा है, आज वो भी प्रस्ताव कहीं न कहीं सरकार के पक्ष में चला गया, विपक्ष हाथ मलते रह गए, तो इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? वजह यही है कि बीजेपी को और विपक्ष को जिस हिसाब से इस चीज को लेके सरकार को घेरना चाहिए था उस हिसाब से घेर नहीं पाई, और दूसरी बात है कि बाकी अपने लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाई, और उसके साथ साथ बाकी जो सरकार के अंदर भी जो घटक दल है जो इस मुद्दे का विरोध कर रहे हैं उनके साथ जो फ्लोर पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था उस हिसाब से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाई। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही कमजोर विपक्ष का भूमिका निभा रही है और बहुत कमजोर हो चुकी है। बीजेपी के अंदर जो अंदरूनी जो लड़ाई है उसी का खामियाजा आज के डेट में बीजेपी भुगत रही है, और एनडीए को भी उसी चीज का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर मजबूत होते और मजबूत विपक्ष के हिसाब से अगर काम करते और उस हिसाब से अगर चले होते तो शायद आज भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल होती, और अगर बहुत ही मजबूती से काम करते तो फिर जिस चारों तरफ से जिस हिसाब से सरकार घेरी हुई है इस पे मैं समझता हूँ कि मजबूत विपक्ष के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है सरकार को गिराने में। जी 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 दत्ता साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। ऐसे में आप अगर हम तीसरे मोर्चे की बात करें तो उसका अस्तित्व आपको कितना मजबूत नजर आता है, और कितनी जल्दी में कोई सशक्त तीसरा मोर्चा आपको लगता है कि देश की राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है? नहीं लगता है कि तीसरा मोर्चा का ज्यादा अहमियत रहेगा भारत के राजनीति में, और ज्यादा कुछ कर पाएगा तीसरा मोर्चा का रूपरेखा क्या है और कौन इसे लीड करेगा ये भी अभी सामने नहीं आया है, या फिर किस हिसाब से बनेगा तीसरा मोर्चा ये भी सामने नहीं आया है। तीसरा मोर्चा के अंदर भी तो यूनिटी नहीं है, लीडर कौन लीडर बनेंगे तीसरा मोर्चा का। मान लीजिए अगर तीसरा मोर्चा अगर बन भी जाता है, कौन इसे लीड करेगा उसी चीज को लेके अंदर में फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। जी, और कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों पार्टियों को जो सहयोग करें उन्हीं की खींचतान होगी और इससे टूटकर उससे जुड़ेंगे, यानी कि सत्ता और मलाई काटने के लिए और कहीं ना कहीं अपनी अंतरकलह की वजह से कोई भी पार्टी अपने अस्तित्व को सही तरीके से नहीं बचा पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए इसके दत्ता साहब जो कि राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, एक कमजोर विपक्ष जो सरकार को घेर नहीं पा रही है, कहां कमी रह जाती है कि आप किसी भी मुद्दे को अच्छी तरीके से नहीं रख पाते हैं? देखिए निमिषा जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे वो कालाधन का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, आपको याद होगा आज से 4 साल 5 साल पहले से कालाधन का मामला भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। जितने मंत्री गए हम लोग बार बार कहते रहे, कॉमन घोटाला हो चाहे वो 2G घोटाला हो, इन सब पे हम ही लोग कहते रहे। और जो भी विपक्ष की भूमिका हो सकती है भारतीय जनता पार्टी उसको जिम्मेदारी के साथ निभाती है। अब कुछ लोगों का ये लगता है कि शायद हम हाउस के अंदर तोड़फोड़ करें चाहे वो करें, तो ये भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव कल्चर नहीं है। ये सरकार ये जो मैं आपको बता दूं, ये जो सरकार है कांग्रेस की सरकार है, ये अपने कुकर्मों से चली जाएगी। और मैं मानता हूं कि जो 125 करोड़ की जनता है जिसके आत्मा दुखता है उसको ईश्वर भी उसके साथ खड़ा नहीं होता है। और ये सरकार जो आम जनता का नारा देके आई है वो अपने कर्मों से मर जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी जानती है, क्योंकि कांग्रेस को देश की जनता ने जनादेश दिया है संसद के अंदर संविधान और कानून बनाने का, हमको जनता ने जनादेश दिया है संसद के बाहर रह के विपक्ष का काम करने का। और हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और ताकत के साथ, पूरे जोर के साथ, पूरे कुव्वत के साथ इस सरकार को उखाड़ फेंकने में और जनता की बात रखने में हम सक्षम है। ये कांग्रेस के लोग मीडिया मैनेज करते हैं, ये राई को पहाड़ बनाते हैं और अपनी बातों को, जब हम हीरा चोर की बात करते हैं तो खीरे पे ले जाते हैं। हम 1,76,000 करोड़ घोटाले की बात करते हैं तो ये किरण बेदी के वो किराए की बात करने लगते हैं। हम देश में आतंकवादी की बात करते हैं, मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस की नीति रहा है कि ये मेन मुद्दों से विपक्ष को डाइवर्ट करें और हरीश जी मुद्दों से भटकाकर आप सुने, मैं आपको निमिषा जी बताना चाहता हूँ, जो आप सुने हैं अशोक जी को शायद कुछ पता ही नहीं है। 5 साल 13 महीना 13 दिन माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। किसी दिन उन्होंने काले धन का आवाज इसलिए नहीं उठाया
क्योंकि वो डरते रहे उनके पार्टी के ही, उनके अपने भारतीय जनता पार्टी है, तमाम समाज के आप अगर गलत बात करेंगे तो बोलूंगा। आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भारतीय जनता पार्टी के पास कभी कोई मुद्दा ही नहीं रहा। ये अगर इनके पास देश का कोई मुद्दा होता, इनके पास यदि अगर कोई देश का मुद्दा होता तो माननीय श्री अन्ना हजारे जी के पीछे नहीं छिपते। देखिए भारतीय बाबा रामदेव जी के पीछे आप अपने आज ममता जी के पीछे जो छिप रहे हैं खड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आते। इनके पास न कोई विकास है, न इनके पास कोई कमाई है, इनके पास सिर्फ ये है अगर ट्रेन लेट हो गई तो प्रधानमंत्री अब गृह मंत्री अब वित्त मंत्री इस्तीफा दें। आपने माननीय श्री रेल मंत्री जी के बारे में, निमिषा जी के बारे में बात किया। निमिषा जी आप से बोल के सच्चाई को छुपा। हरीश जी आप दोनों को वक्त दिया जाएगा। इस वक्त हमारे संवाददाता कुमार संभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संभव, जो खींचतान चल रही है, जो खींचतान चल रही है, अशोक जी आपको भी मौका दिया जाएगा। साफ तौर पर कहना है, क्या माना जाए कि लगातार आरोप प्रत्यारोप, दोनों पार्टियां महज एक दूसरे का विरोध के लिए विरोध करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि आपसी अंतरकलह दोनों पार्टियों के अस्तित्व को खतरे में डाल रही है। संभव जी बिल्कुल निमिषा, आपने सही फरमाया कि जिस तरीके से दोनों पार्टियां पिछले अगर साल 2 साल की बात की जाए तो हाशिए पर चली गई हैं। अगर राज्यों के चुनाव को ही पैमाना मान लिया जाए तो बहुत हद तक दोनों ही पार्टियों को नकारा गया है चुनावों में। सिर्फ पंजाब और उत्तराखंड में एक ऐसी स्थिति बनी कि कोई और पार्टी न होने की वजह से इन दोनों पार्टियों के बीच चुनाव का सीधा रास्ता रहा। गोवा की भी बात की जाए तो उसी तरीके की स्थिति रही। जहां तक क्षेत्रीय दलों का है हिसाब किताब, वहां पर कहीं ना कहीं बहुत पीछे हटते चले गए हैं। हरीश जी अभी बात कर रहे थे, मैं एक सवाल का जवाब उनसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ममता जब वापस आती है वहां राज्य में, जब मजबूत होती है तो फिर उनके तेवर इतने कड़े हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव ममता के पड़ रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। क्या वो इस बात से इनकार करते हैं? नहीं संभव जी, बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं। मैं पहले भी आपको संभव जी कह चुका हूं, आप बड़े अनुभवी आदमी हैं और जानते हैं कि आज एक घटक को चलाने के लिए चाहे प्रेजेंट सरकार को ले लो या पूर्व सरकार को ले लो, यही ममता जी है माननीय श्री वाजपेयी जी का बिल्कुल जीना, वाजपेयी सरकार की बिल्कुल जीना हराम कर रखी थी। आज मैं आपको संभव जी बताना चाहता हूं, जो रेल बजट पेश हुआ है पिछले 10 साल से कोई किराया नहीं बढ़ाया गया। रेल का आज खस्ता हाल है। 2 पैसे 3 पैसे प्रति किलोमीटर अगर रेल का किराया बढ़ाया गया है, रेल के साथ आप और भी जोड़ के चलें, देखें हम नौकरी करते हैं, हमारा इंक्रीमेंट होता है, हम 10% 15% इंक्रीमेंट पाते हैं, लेकिन इन सब आपके किसान के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपका गेहूं क्या भाव था, आज क्या भाव है, आपका चावल क्या भाव था, आज क्या भाव है, गन्ना क्या भाव था, आज क्या भाव है, इन सब हरीश जी रेल की हालत खस्ता हुई है। इसके पीछे बहुत हद तक ममता बनर्जी के ही कार्यकाल को देखा जाए तो क्यों नहीं केंद्र सरकार उनसे पिंड छुड़ाने की कोशिश करती है? क्या है गठबंधन की इतनी बड़ी मजबूरी कि आप देश गर्त में चला जाए लेकिन समर्थन लेना जारी रखेंगे? संभव जी ऐसा नहीं होता। जिस तरीके से आज देश की अस्तित्व बचाने के लिए, देश का सम्मान बचाने के लिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, घटक दलों को साथ लेके चलना आज देश ने एक ऐसी मजबूरी बना दिया दोनों पार्टियों को। बिल्कुल दोनों राष्ट्रीय पार्टियां। हरीश जी, तो देश ने मजबूरी बना दिया, लेकिन कहीं न कहीं ये पार्टियों की मजबूरी देश की जनता की मजबूरी बन जाती है, क्योंकि अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जो दबाव तृणमूल का बना हुआ है, ममता बनर्जी का बना हुआ है कि खासकर स्लीपर और जनरल क्लास की जो टिकट के दामों में बढ़ोतरी की गई है वो वापस लिया जाए। इस फैसले पर क्या सरकार रोल बैक करती है या आपने जो बजट पेश कर दिया उस पर अड़ी रहती है, ये भी देखने वाली बात होगी। आगे भी इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। यहां ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। उन्नत तकनीक, भरोसे का साथ, लाखों लीटर दूध और देशी घी से पिरोया सबका विश्वास, हर भारतीय का विश्वास, जीएन डेयरी।
さねさ